आज का जो मौजू है और जो टॉपिक मुझे दिया गया है, इसकी जो डिस्कशन तो हर अभी चौराहे पर हो रही है, मगर इसका सही मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। जो टॉपिक वासिफ साहब ने मुझे भेजा है, रिलीजियस प्रैक्टिस इन पब्लिक सेक्टर, मैं जैसे वासिफ साहब ने खुद करेक्ट कर लिया, पब्लिक प्लेस कहूँगा इस चीज़ को बजाय पब्लिक सेक्टर कहने के, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। जैसे वासिफ साहब ने सही फरमाया कि कोई मुल्क जो है वो हमेशा दस्तूर से चलता है। कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन भी दस्तूर से चलता है, तो इतना बड़ा मुल्क चलाने के लिए भी दस्तूर बना हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने देश हिंदुस्तान का, भारत इंडिया का दस्तूर दुनिया में सबसे बड़ा और डिटेल्ड दस्तूर है, और उसमें ये सारे जो पर्सपेक्टिव है उसमें डिस्कस किए हुए हैं। मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊं तो आर्टिकल 25 जो है ये बताता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंसेस, यानी कि ज़मीर की आज़ादी। ये फर्दर बताता है कि एवरी सिटीजन विल हैव राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजियन। मतलब इसमें तीन चीजें हैं। एक तो कॉन्शियंसेस की जो बात है, ज़मीर अपना जो कहता है उसको उस हिसाब से चलना हर इंसान की आज़ादी है भारत देश में। और इसी तरह से मजहब को लेकर के तीन चीजों पर कहा गया है। वो फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, यानी कि उसको अपना सकते हैं, उसको अदा कर सकते हैं अपना मजहब, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके साथ वो प्रोपोगेट यानी कि उसको फैलाने की भी पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसमें कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। हालांकि इसमें दो ऑप्शंस रखे गए जिसको क्लॉजेस कहा जाता है कि एक जो आज़ादी दी गई है उस किन दो चीज़ों पर टिकी हुई, या तो उसमें क्या शर्तें होंगी। एक जो शर्त है वो है कि ये जो आज़ादी है मजहब को मानने की, मजहब को पालने की और मजहब को फैलाने की, ये किसी भी तरह से पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करती हो। वो किसी तरह से मोरालिटी या हेल्थ, यानी कि पब्लिक मॉरल को और पब्लिक हेल्थ को, मॉरल एंड हेल्थ दोनों एक साथ में कहा गया है। और तीसरी चीज जो बताई है वो है कोई किसी और इंसान का, कोई किसी और सिटीजन का उससे जो फंडामेंटल राइट है या इसी पार्ट में दिए गए किसी फंडामेंटल राइट को वो वायलेट ना करता हो, उसके साथ उसकी टक्कर न होती हो। ये तीनों चीजें एक क्लॉज में कही गई। और एक क्लॉज में कहा गया कि इसमें जो स्टेट कोई कानून नहीं बना सकता है सिवाय के जो मजहब से जुड़ी हुई सेक्युलर चीजें हैं। जैसे कि उसमें इकोनॉमिक हो गया, जैसे कि हम वकफ में अगर कोई अकाउंट, वकफ में पैसा जमा करते तो उसका जो अकाउंट है दैट इज इकोनॉमिक, फाइनेंस उससे रिलेटेड चीज है। सो इकोनॉमिक, फाइनेंस, पॉलिटिकल और दूसरी सेक्युलर एक्टिविटीज जो है उस पर स्टेट कानून बना सकती है। लेकिन जो मजहबी चीजें जो हैं इन चारों चीजों के अलावा की, उस पर स्टेट कोई कानून नहीं बना सकती, ना ही स्टेट की कोई अथॉरिटी कोई नियम बना सकती है। मैं कह रहा हूं लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। इसी तरह से स्टेट को आजादी है कि वो कानून बनाए जहां की जरूरत हो पब्लिक रिफॉर्म की। अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि किसी एक रिलीजियस प्रैक्टिस जो कि लोगों के लिए नुकसानदेह है या तो उसमें बदलाव की जरूरत है, उसके भी कारण होने चाहिए, तो उसके तहत वो बदलाव के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए कोई कानून लाया जा सकता है। इसके सिवाय आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये हर इंसान को अपने मजहब को पालने, मानने, पालने और फैलाने की पूरी आजादी है। अब इसको लेकर के हम चलते हैं कि अब हिजाब का जो मामला है अभी जो बच्चियों का है, साफ देखा जा रहा है कि ये बच्चियां स्कूल 25 साल से एग्जिस्ट कर रही थी। बच्चियां बरसों से, वहां की कितनी टीचर्स भी जो हिजाब पहन के आज तक आती थी पिछले 20-25 सालों में, और खुसूसी ये बच्चियां जो हैं जिन 6 बच्चियों का अभी जिक्र हो रहा है, वो भी पिछले 1 साल से हिजाब पहन करके आती थी। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है। लेकिन
अभी इस हिजाब को, जैसे अब मेरे बाद जो साहब बताएंगे कि उसका इस्लाम में कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन जो है, उसको एक्सप्लेनेशन जो है, वो सुप्रीम कोर्ट करती है, जहां भी जैसे जरूरत पड़ती है, या तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई जजमेंट्स दिए हैं कि कौन कौन सी चीजें ये रिलीजियस प्रैक्टिस मानी जाएगी। जैसे कि हमारा दावा है कि हिजाब पहनना एक एसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम में हर माँ बहनों के लिए। तो कोर्ट अभी इस मुद्दे पर डिस्कस कर रही है कि क्या ये एसेंशियल प्रैक्टिस है। लेकिन मैं इसके आगे एक और चीज बताऊं, जबकि हिजाब की हम बात कर रहे हैं, तो रिलीजियस प्रैक्टिस से हट करके आर्टिकल 26 यानी कि अनुच्छेद 26 जो है, इसके जस्ट बाद वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें आजादी देता है, दैट इज टू फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। हर इंसान को रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की भी आजादी देता है, जिसमें कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को मैनेज कैसे किया जाए उसकी आजादी है। इसी के साथ साथ दूसरा जो पॉइंट है वो ये आजादी देता है कि ओन अफेयर्स जो हैं, व्यक्तिगत इंसान के अपने आप के संबंधित जितने अफेयर्स हैं, जो चीजें हैं, वो भी मैनेज करने की आजादी आर्टिकल 25 के अलावा आर्टिकल 26 बी में ये दी गई है। मैं उसको पढ़ के आपको बताऊं, दैट एवरी सिटीजन रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। मतलब मैं अपना रिलीजन किस तरह से फॉलो करूंगा, दूसरा मेरा भाई अपना रिलीजन किस तरह से फॉलो करेगा, ये ओन मैटर्स जो हैं, अफेयर्स, ओन अफेयर्स जो हैं, वो भी रिलीजियस मैटर्स को मतलब इन एडिशन टू आर्टिकल 25-26 बी में भी इसकी आजादी है। इसको हम थोड़ा सा और आगे लेकर के जाएं, जैसे कि हिजाब, ये कोई नई चीज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम को फिर से इंट्रोड्यूस किया और इस्लाम की फिर से बात चली, उससे पहले भी अब्राहमिक रिलीजियंस में ये हिजाब आम चीज थी। जैसे कि हम यहूद और नसारा में देखते हैं कि काफी ये प्रैक्टिस पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। ये नहीं कि ये एक कल्चर का पार्ट है। अगर हम इसको मजहब के साथ न जोड़ें, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, और काफी क्रिश्चियन नन्स हैं, और भारत की आइकन जो रह चुकी है मदर टेरेसा, वो भी हमेशा अपने सर को ढके हुए रहती थी, हिजाब में रहती थी, और काफी नर्सिस भी रहती हैं। तो अगर उसको रिलीजियन से हटा करके अगर कल्चर के तौर पर देखा जाए, तो आर्टिकल 29 जो है, 29-30 काफी पॉपुलर है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को लेकर के, उसमें मैं स्पेसिफिकली 29 की बात करूं तो ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। विच माइनॉरिटीज, उसको आगे बताता है कि एनी पर्सन रिसाइडिंग इन, जो भी भारत देश में रहता है, जिसकी कोई अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, यानी कि उसकी अपनी कोई जबान है, उसकी कोई स्क्रिप्ट है, उसका कोई कल्चर है, या उससे संबंधित कोई चीज है, तो उसको कंजर्व करने का, उसको संभालने का, उसको प्रोटेक्ट करने का उसको अपना अधिकार है। तो हिजाब की जब बात हम करते हैं, तो सिर्फ आर्टिकल 25 अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उसके साथ 26 बी भी अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो ओन अफेयर्स को मैनेज करने की बात है। और रिलीजियस चीज से आगे हट करके हम देखें एज अ कल्चर, एंड दैट इज अ कल्चर अमंग सो मेनी, बहुत सारे तबकों में, बहुत सारे जगहों के हिसाब से भी कल्चर जो है, तो उस कल्चरल आइडेंटिटी को भी एक मुस्लिम के तौर पर, या एक क्रिश्चियन के तौर पर, या एक जगह पर रहने वाली महिलाओं के तौर पर अगर इसको देखा जाए, तो कल्चरल राइट के हिसाब से भी इसको प्रोटेक्ट करने की हमारे दस्तूर में इसके लिए पूरी प्रोविजंस हैं। इस प्रोविजंस को अलग अलग वक्त पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया जब इस तरह की मैटर्स आई। जैसे कि अभी हाई कोर्ट में मैटर चल रही है, उससे पहले
इसी हिजाब को लेकर के दो अलग अलग हाई कोर्ट ने दो अलग अलग फैसले अपने दिए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर ये बात कैसे होती है जब सुप्रीम कोर्ट संविधान का यानी दस्तूर का जब इंटरप्रिटेशन करती है, उसका जब मतलब निकालने का जब एक्सरसाइज करती है। ये सबसे पहली बार हुआ था 1954 में, 1954 में। इसको मट के केस से इसको काफी जाना जाता है लीगल इसमें, जिसमें कि एक हिंदू एंडोनमेंट कमिश्नर जो था और उसके सामने जो इसके इशू था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला किया था कि जो रिलीजियस चीज है, जो कि मठाधिकारी या तो जो चला रहे हैं, उसको अपना मठ अपने तरीके से चलाने का पूरा अधिकार है, और स्टेट या तो स्टेट का अधिकारी जो है उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। मैं उसमें उसका स्पेसिफिक बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि नो आउटसाइड अथॉरिटी हैज एनी राइट टू से दैट देयर इज नॉट, दिस इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजियन। मतलब एसेंशियल पार्ट क्या है? अभी सवाल ये है हिजाब एसेंशियल है या नहीं है। हम आलिमों के बीच में तो उसमें कोई दो राय नहीं है क्या है, मगर जब कोई सेक्युलर कोर्ट इस पर सोचती है तो इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का अपना ही फैसला है 1954 का, यानी कि आजादी के बहुत नजदीक और सुप्रीम कोर्ट के बनने के शुरू के अरसे की बात है कि नो अथॉरिटी हैज right to say that these are not essential part of religion and it is not open to the secular authority or the state to restrict or prohibit them in any matters they like। यानी कि इसमें कोई स्कोप नहीं है। हालांकि ये 1954 के केस में उसके बाद कुछ और दो तीन जजमेंट्स आए, जिसमें दरगाह कमेटी का एक जजमेंट हुआ, एक सैयदना ताहिर अली साहब का जजमेंट हुआ, उसमें भी मिली जुली कमेंट्स यही रही। लेकिन अभी अपन देखें इस्माइल फारूकी साहब के जो कोर्ट मैटर थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि नमाज पढ़ना तो एसेंशियल है, एसेंशियल एलिमेंट है इस्लाम का, पर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से भी आगे जाकर के, जो कि उसका परव्यू नहीं है, क्योंकि इसमें एक इंटरनेशनल जुरिस्प्रूडेंस है, इसमें एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है और एक लीगल फ्रेटर्निटी में एक समझ है कि अगर किसी चीज को, किसी कानून को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो उसके जुरिस्प्रूडेंस को समझना पड़ेगा, उस लीगल सिस्टम के। मैं एक लफ्ज को आसान करता हूँ, जुरिस्प्रूडेंस है जिसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ द लॉ। कानून का भी एक अपना विज्ञान होता है और उस कानून बनाने का, बनने का और उसको चलाने का, उसको लागू करने का भी कुछ सिद्धांत होते हैं। अलग अलग लीगल सिस्टम में ये सिद्धांत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स और जूरिस्ट ने अपने अपने जुरिस्प्रूडेंस दिए। जैसे एक साइंस में कोई वैज्ञानिक अपनी थियरी देता है, इसमें जूरिस्ट अपनी थियरी देता है। तो अगर कोई एक कोर्ट या कोई एक सेक्युलर अथॉरिटी जब किसी रिलीजियस मैटर पर कुछ अपने कमेंट देना चाहे या अपनी बात करना चाहे, तो उसको अपने जुरिस्प्रूडेंस नहीं, लेकिन जिस लीगल सिस्टम की वो बात कर रहा है उस लीगल सिस्टम के अनुसार उसको अपने कमेंट्स देने होंगे। अगर उस लीगल सिस्टम से वाकिफ नहीं है तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने लीगल सिस्टम की जुरिस्प्रूडेंस जो साइंस है वो उसमें लगाए। आप समझ रहे हैं? बात बिल्कुल आसान है। जो एक मैटर, मान लीजिए एटॉमिक फिजिक्स की है, उसको आप किसी दूसरे साइंस में लगाने चाहेंगे तो वो नहीं लगेगा, वो उसमें फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि हर अपना अपनी सिस्टम का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। इसी तरह से इस्लाम में जब हम बात करते हैं कि इस्लाम के जो 4 सोर्सेज हैं, मेजर सोर्सेज में, जब कुरान और सुन्ना के बाद अगर किया जाए तो इजमा और कियास, तो इजमा और कियास उन लोगों से लिया जाएगा जो कि इस्लामिक लॉ के स्कॉलर हैं या तो उसमें समझ रखते हैं। जिनको समझ नहीं है वो उसके लिए नामुमकिन है, मुश्किल छोड़िए नामुमकिन है कि वो कियास लगा सके, क्योंकि उसने वो ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझा ही नहीं है। तो यहाँ पर ये लिमिटेशन आ जाती है किसी भी सेक्युलर कोर्ट की, और ये आए देखा गया, जैसे इस्माइल फारूकी साहब के केस में ये मैटर हुई इसी हिजाब को लेकर के।
जब सुप्रीम केरला हाई कोर्ट सेम आयत जो अभी जिसकी तिलावत की गई उसका इंटरप्रिटेशन करके ये कंक्लूड करती है कि हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस है, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट जो है ये फातिमा हुसैन के मैटर में ये तय करती है कि हिजाब जो है एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। और ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि दोनों का कानून को लगाने का और इंटरप्रेट करने का तरीका बदल जाता है। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अलावा रिलीजियस प्रैक्टिस से अलावा जब हिजाब की हम बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो ये है कि हिजाब पहनना या न पहनना जो बच्चियों की अपनी मर्जी की बात है, वो ये है कि वो किस तरह से समाज के सामने, लोगों के सामने अपने आप को पेश करना चाहती है। यानी कि बात हो गई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वासिफ साहब, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम जो है वो कोर्ट तय कर रही है और उसके करने में भी वक्त ब वक्त उसमें फर्क आ रहे हैं। पर ये जो एक एलिमेंट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19A, दैट इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने की आजादी, जिसका अभी कितना ये हो रहा है नॉर्थ इंडिया में वो हम सब जानते हैं। एनआरसी के वक्त कई लोगों को इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ताक पर रख करके अरेस्ट कर लिया गया, पर ये है संवैधानिक अधिकार है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो दोनों मिला करके हैं, और एक्सप्रेशंस जो हैं उसमें कहीं ये बंधन नहीं है कि एक्सप्रेशन सिर्फ ओरल होना चाहिए, मुंह से बोल रहे हुआ होना चाहिए। एक्सप्रेशंस फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, फेस एक्सप्रेशंस एक्शन के भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस अपने लिबास और आराइश से भी हो सकते हैं, आप किस तरह से पेश होना चाहते हैं। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे कि मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जब हमने भारत के दस्तूर में इस चीज को जब शामिल किया गया फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, तो उसी वक्त 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने भी एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट डिक्लेयर किया था। उसका भी आर्टिकल 18 जो है वो यही कहता है दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन, जो कि बहुत कुछ मिलता जुलता। सो ये सिर्फ भारत में आजादी ऐसा नहीं है, ये यूडीएचआर ने पूरे ग्लोब पर यानी कि पूरी दुनिया के देशों में इस चीज को माना है और इसको सिग्नेटरी साइन करके इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम अपने अपने देशों में इस चीज को कानून को लागू करेंगे। उसी यूडीएचआर का जो 19वां नंबर जो है आर्टिकल का वो देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, और इत्तेफाक से इंडिया का भी जो आर्टिकल 19 है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये कपड़े भी शामिल है, यूनिफॉर्म भी शामिल है। मैं आपको बता दूं, आज डेवलप्ड कंट्री जिनको कहा जाता है डेवलप्ड कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज, वहां ये मुहिम चली है कि बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि ये उन पर एक बंधन हो जाता है कि बच्चों को एक ही कपड़ा पहनना पड़ता है और उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती है। सो इट इज इन्वेजन ऑन द चॉइस ऑफ द चाइल्ड। खैर, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता कि वो इन्वेजन है कि नहीं, यूनिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक उन देशों की ये है। पर अगर उन देशों की अब हम बात करें तो वहां पर जिन जिन कंट्रीज में यूनिफॉर्म भी है, उन यूनिफॉर्म में, जैसे कि मैं यूनाइटेड नेशंस की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं, तो यूएस कोर्ट ने 1969 में टिंकर वर्सेस डेस मोइन्स डिस्ट्रिक्ट स्कूल के केस में बताया कि बच्चे अगर यूनिफॉर्म के ऊपर अगर काली पट्टी लगाना चाहें, और काली पट्टी बच्चे क्यों लगा रहे थे? किसी रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं, लेकिन उन्हीं के देश ने जो वियतनाम पर अटैक किया है उसके खिलाफ अपनी आवाज दिखा रहे थे, और कोर्ट ने माना कि स्कूल के बच्चों की आजादी है कि वो यूनिफॉर्म के ऊपर एक एडिशनल काली पट्टी लगा सकते हैं और अपने ही देश के एक डिसीजन के ऊपर वो अपना अपोजिशन, अपना प्रोटेस्ट ये कर सकते हैं।
एक दूसरे बच्चे की मैटर थी जिसमें कि गुलिस वर्सेस मार्टिनो, जिसमें एक बच्चे ने अपने टी शर्ट पर उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट की ऐसी शक्ल बनवाई थी, चित्रवाई थी कि जिसमें जॉर्ज बुश जो है वो एक चिकन की शक्ल में है, उसके पास बोतल है, ये है। स्कूल ने केस कर दिया और कोर्ट ने ठहराया कि स्टूडेंट को आजादी है कि वो ऐसे कपड़े पहने कि जिससे कि वो अपने ही प्रेसिडेंट का मजाक उड़ा सकता है। ये आजादी कपड़े पहनने की इंटरनेशनल लेवल पर है। और भी काफी केसेस है, ये जगह वो नहीं है कि मैं और केसेस बताऊं, पर इस चीज को, हिजाब को जब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाता है तो अपार्ट फ्रॉम रिलीजियन ये कल्चरल राइट भी है, और कपड़े पहनने की आजादी जो है, राइट टू क्लोथिंग एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ क्लोथिंग, जो कि फैशन के नाम पर आज फैशन इंडस्ट्रीज में जो वल्गैरिटी चल रही है, वो चल रही है इसी नाम पर कि एवरीवन हैज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ क्लोथिंग। तो यहाँ अगर उस चॉइस ऑफ क्लोथिंग की बात करते हैं तो भी ये मामला इस तरह का है कि स्कूल के बच्चे भी अपने चॉइस का कपड़ा, जब तक के यूनिफॉर्म बरकरार है, उस यूनिफॉर्म की इन एडिशन, क्योंकि ये पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं है, ये तो मोरालिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। तो इसलिए जहां तक मेरा मानना है, इन सब केसेस और ये जो है, ये हमें एक समझने की एक पूरी अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि ये जो मामला जो है उसमें हर तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, और जितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है उस लेवल पर भी ये आजादी हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को और हर सिटीजन को अवेलेबल है।